ऐसे आ जाएगा। हाँ कोई चीज थी जिसकी सेल वॉल नहीं थी, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वो चीज क्या थी? वो चीज का नाम तब याद रहेगा जब रिवाइज करोगे। वो माइकोप्लाज्मा था। ठीक है चलो आओ। तो किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा डन, प्रोटिस्टा डन, वायरस डन, क्लासिफिकेशन डन। तो क्या बचा? फंजाई। आज का चैप्टर है हमारा, आज का लेक्चर है हमारा, इसका बस इंट्रोडक्शन में ही काफी हो जाता है। तो वी विल डू द इंट्रोडक्शन, और बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को फिर क्लास वर्क जो है आपका, वही आपका होमवर्क है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। और फिर हम पीवाईक्यू लगाएंगे प्रोटिस्टा के। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे, फिर देखते जितने हम सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करें फिर। में तो आपका सीक्वेंस में ही चल रहा है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। चलो पेज नंबर एनसीईआरटी 22। 22। ठीक, देखो ध्यान से सुनना। इसमें 2-3 एग्जांपल है जो आगे जाके ज्यादा बेहतर समझ आएंगे, तो अभी के लिए सुन लो, जो अंडरलाइन करना है उसे कर लेंगे। तो फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। भाई फंगस अपना खाना खुद नहीं बनाता, इनके पास कोई क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, तो मशरूम देखने में लगता है ना, सब्जियों में मशरूम ही आते हैं, लेकिन मशरूम में जो फंगस, वो प्लांट नहीं है, तो खाना वो खुद नहीं बना सकता। नो फोटोसिंथेसिस, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। देखने में इतने यूनिक है, तुम कभी मशरूम ही अकेले देख लो, एक ग्रुप है फंजाई के अंदर, वो ही कितने तरीके के होते हैं, है ना, और बहुत अलग अलग जगहों पे मिलते हैं आपको। राइट, कहीं पे बॉडी जैसे डिके हो रहा है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, वहां पे भी फंगस ग्रो होता दिख जाएगा, पेड़ों के ऊपर दिख जाएगा। आपके घर पे ब्रेड पड़ी है, अगर बाहर रह गई है तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है। एक्सपायरी डेट के बाद अगर फ्रिज में रखो तब भी फंगस लग जाता है, देखा आपने? रखा ही नहीं हमने। यस मैम। साफ रखते हैं मैम। टूटा हुआ गिटार, अच्छा बेटा अपने इंटरनेट कनेक्शन ठीक करो, तुम्हारे में प्रॉब्लम है। राइट नाउ यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन ए मॉइस्ट स्प्रेड, और रोटन फ्रूट तुमने सड़ते हुए फ्रूट पे देखा ही होगा, फंगस तुम सबने देखा है। तो कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, या फिर टोट स्टूल, उसके स्टूल के ऊपर भी फंगस, मतलब फीसिस के ऊपर भी फंगस लग जाता है। फंगस लिटरली हर जगह लग सकता है। ठीक है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, जो सरसों के लीव्स होते हैं उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स भी दिखते हैं, वो भी एक पैरासिटिक फंगस होता है। तो फंगस ना नुकसान भी देता है, हम उससे फायदेमंद चीजें भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। जो फंगाई है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जैसे डब्बा करा था ना हमने, तो तुम्हें याद करके आए थे, याद है? कौन से पेज नंबर? पेज नंबर 17 पेज नंबर पे देख के बताओ, फंगस यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है? हाँ, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, यीस्ट। यीस्ट इज ओनली एक्सेप्शन जो यूनिसेलुलर। तो वहां पे जब मल्टी सेलुलर लिखा है उसी बॉक्स में ऐसे लिख लो ऊपर, एक्सेप्ट यीस्ट विच इज अ यूनिसेलुलर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आता ही। ठीक है जी, लिख लिया डब्बे में? डब्बे नाउ other fungi can cause diseases to plant and animal. Wheat rust causing Puccinia is an example. Puccinia is a fungus जो wheat की रस्ट कराता है। एक बार जब तुम्हारे सारे ग्रुप हो जाएंगे ना फंगाई के, तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। तो अभी के लिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी हम निकालते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। कौन सी पेनिसिलियन से हमने एंटीबायोटिक निकाली थी, नाम क्या था उसका? पेनिसिलिन। यस गुड। फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर, पूरी दुनिया में हर जगह पर है। एंड अगर इन एयर में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, सॉइल पे मिलते हैं, एनिमल और प्लांट के ऊपर लगे मिल जाएंगे आपको। राइट, दे प्रेफर टू ग्रो इन। अब इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। देखो आपको याद है जब हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बना करी थी, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कौन कॉज करता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, नाम मत बताओ चलो। रिंग वॉर्म कौन कॉज करता था? फंगस करता था। 3 फंगस हमने उसके अंदर पढ़े थे, वो यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब हमने पढ़ा था रिंग वॉर्म, तो हमने ऐसे नहीं पढ़ा था कि जो रिंग वॉर्म है वो जनरली वहां होगा बॉडी में जहाँ थोड़ी गर्मी हो और जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर हो, इस वजह से वो प्राइवेट पार्ट में होता है। अब जैसे तुम सर्दियों में स्वेटर भी पहनते हो, अंडर आर्म में तो थोड़ा सा स्वेट आता ही होगा ना, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सी हीट डेवलप होती है, जिसकी वजह से स्वेट डेवलप होता है। तो वैसे ही फंगाई जो ग्रो करते हैं वो ग्रो करते हैं गर्म और थोड़े से ह्यूमिड वाले प्लेसेस में। ठीक है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पे स्वेट भी ज्यादा होगा और वहां पे गर्मी भी ज्यादा है। तो ये इनकी प्रेफर्ड लोकेशन है, इसे अंडरलाइन करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है। डन।
अब अगर पूछ ले अपना खाना फ्रिज में क्यों रखते हो, तो उसका रीजन भी यही है, बाहर रखोगे तो फंगस या बैक्टीरिया दोनों लग जाएगा। तो याद रखना सिर्फ फंगस नहीं, बैक्टीरिया भी खाने को लगता है। इन्हीं की वजह से हम लोगों को खाना फ्रिज में रखना पड़ता है। तो इसमें से अगर मैं पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, ये बात इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। दूसरा कहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यार ये सारे मल्टी सेलुलर है सिवाय यीस्ट की, ये यूनिसेलुलर है। तीसरा बन सकता है पिसीनिया से, ये क्या करता है। चौथा पेनिसिलियम से। पांचवा व्हाइट स्पॉट, ठीक है। एंड लास्ट आपको ये वाला बन सकता है कि वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये मिलते हैं। क्लियर? विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, यीस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे फंजाई, फंजाई आर फिलामेंटस एंड एक्चुअली यहाँ लिखना चाहिए था मल्टी सेलुलर, तो ऐड कर लो एनसीईआरटी में, यीस्ट आर मल्टी सेलुलर। तो फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज मर्जी हो, लेकिन है मल्टी सेलुलर। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड। अब इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि फंजाई हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं यीस्ट के अलावा, और यीस्ट का एग्जांपल था हमारे पास सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। हम यूज करते हैं इसको क्या बनाने के लिए, ब्रेड एंड बेयर, ब्रेड, यस ब्रेड एंड ऑल। दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है सब इनके पास, एंड दे आर हेट्रोट्रोफिक, अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब देखो, आप अपना हाथ देख लो, आपको दिख रहा है आपके पास हाथ, सब अपने हाथ को देखो भाई, ये तो मेरे हाथ को देख लो, तो ये फंगस है, ठीक है। अब फंगस है ये पूरा स्ट्रक्चर। फंगस क्या करता है, अपने आप को स्प्रेड करने के लिए वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जन्म देता है। तो इसी की बॉडी का पार्ट है ना ये, अगर फंगस है तो इसी की बॉडी से प्रोजेक्शन निकल रही है फिंगर लाइक, जैसे तुम्हारे हाथ में है, दिख रही है? तो ये अगर फंगस, तो फंगस से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली, बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने बना ली। क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, अगर मैं एक फिंगर, एक उंगली को पूछूं, तो एक फिंगर को हम बुलाएंगे हाइफा, हाइफा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फंजाई को, एक से ज्यादा फिंगर्स को कंसीडर करूं, 2 3 4, ठीक है, तो इनको टुगेदर हम बोलेंगे हाइफिक। और अगर मैं सारी फिंगर्स को, मेरे हाथ की सारी फिंगर्स को कंसीडर करूं, तो टुगेदर मैं इसको बुलाऊंगी माइसिलियम, माइसिलियम, शाबाश, माइसिलियम, ठीक है। तो अगर ये फंगस है मेरा हाथ, तो उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो निकल रही है, एक प्रोजेक्शन को हाइफा, एक से ज्यादा प्रोजेक्शन को हाइफे, और सारी प्रोजेक्शन को फंगस की बॉडी के साथ आई विल कॉल माइसिलियम। समझ आया? वो विटकर वाला चार्ट देखो, कौन से पे, 17 पेज नंबर पे था ना ये वाला, देख के बताओ सेल वॉल होती है फंगाई में? अरे वाह, सेल वॉल होती है, तो बताओ फिर किससे मिलके बनी होती है, किसकी होती है? पॉलीसेक्राइड। कौन सा, होमोपॉलीसेक्राइड या हेट्रो? इट्स होमोपॉलीसेक्राइड। और किस यूनिट से मिलके बना है? मैंने कहा था ना जब फंगस लगे वहां अपनी नाक मत घुसाना, तो किससे बनके बना होगा? एक ही तरीके का मोनोमर से बना है, नैग, नैग, ये सिर्फ नैग एक इसका अकेला मोनोमर है जो बार बार रिपीट होकर बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, डन। बायोमोलिक्यूल में आएगा, चलो कोई बात आगे। तो अगर इसके पास सेल वॉल है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी? बिल्कुल, ये याद रखना, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर नहीं होती तो इसलिए हम उसको सेल ही कंसीडर नहीं करते, इसलिए वायरस इसको सेल नहीं मानते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके पास नहीं होती ना, ठीक है। तो ये बना दी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितना क्लियर सबको? ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो इसको लिख लिया यहाँ तक, साथ साथ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा एंड में जब मैं पूछूंगी। लिख लो। टर्म है जो तंग करती है, क्योंकि बाकी आगे मैं सीधा तुमको बोलूंगी सेप्टेट ए सेप्टेट तक समझ नहीं आएगी। कर दिया तो थम्स अप कर दो, ठीक है बेटे। ऑलराइट, तो देख लेते हैं, एक हाइफा, एक से ज्यादा पूरे को माइसिलियम। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, यहाँ बना रही हूँ मैं एक हाइफी, ठीक है। तो जो यहाँ बनाते हैं, देखो
जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ एक्सटेंशन करेगी और ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स बना देगी। अब ये है तो मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस, लिविंग सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस तो होगा इसके पास, तो ये रहे इसके न्यूक्लियस, ठीक है। अब सारे न्यूक्लियस फ्री घूम रहे थे साइटोप्लाज्म में, तो क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक्सटेंशन बना दी, तो ये जो बीच में लाइन आ गई है ना, इनके बीच में दीवार आ गई है, इसे हम बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। सेप्टा मतलब एक तरह का दरवाजा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना है, ठीक है। तो माइसीलियम जो होते हैं हमारे पास, ये सारे जितने भी हाइफा है, ये सारे हाइफा हो सकता है सेप्टेट हो, इनमें सेप्टा हो सकता है ना हो, तो अपने हाथ की तरफ देख के बताओ कि अगर ये माइसीलियम मैं इसको कह रही हूँ तो ये हाइफा कैसे है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है? ए मतलब एब्सेंट, सेप्टेट। सेप्टेट। तुम्हारी में से लाइंस है ना, सो दिस इज अ सेप्टेट। तो हर लाइन के बीच में बेटा लाइक बंद कर ले, डरा मत, ये न्यूक्लियस है, तो हर एक सेगमेंट में आपको एक एक न्यूक्लियस मिल गया और सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से डिवाइड हो गए थ्रू सेप्टा, राइट। तो फंगाई में या तो ये सेप्टा होंगे सारे माइसीलियम में या तो नहीं होंगे, ठीक है जी। तो जो फंगाई में आपको ये लाइंस दिखती है, न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग अलग पड़े दिखते हैं, उनको हम बुलाते हैं सेप्टेट, ठीक है। और जिनमें आपको ये नहीं दिखती उनको हम बुलाते हैं एसेप्टेट, तो उसमें आपको न्यूक्लियस ऐसे ही घूमता हुआ बीच में दिखेगा, क्लियर? डायग्राम में देखा, लेकिन एक ही फंगस में नहीं होता, दो अलग अलग फंगस हो गए, ओके जी, डन, बना लिया, राइट। इधर इसको एग्जाम्पल की तरह याद रखना है तो ऐसे रख लेना, योर फिंगर्स आर सेप्टेट, कल को भूल जाओ तो याद रह जाएगा। चलो आगे चले। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ खास नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन करती है तो मैं एक बार डिस्कस कर रही हूँ, जो इसका इंपॉर्टेंट है वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, मंडे समझ लोगे तुम, देखो ये है ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो अगर इनको खाना मिल रहा है, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कौन से स्टेप पे फंजाई वर्ड यूज करते हो? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। तो अगर कोई लीफ वगैरह नीचे गिर गया सॉइल में, डेड बर्ड वगैरह है, तो उसके ऊपर फंगस आकर लग जाता है, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। हाँ, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, राइट, शाबाश। अब अगर ये किसी के साथ, देखो एक होता है प्रीडेशन और एक होता है पैरासिटिज्म, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में दोनों में जो खाना खाता है उसको फायदा, जिसको खाता है उसको नुकसान, ये तो सेम है। अब प्रीडेशन में क्या होता है कि प्रीडेटर आता है, अपने खाने को मारता है और उसको खाता है, पैरासाइट अपने खाने के साथ चिपक जाता है, चाहे अंदर बॉडी में चला जाए या बाहर लग जाए, वो उसको एकदम से मारता नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, पर जनरली वो उसको मारने की इंटेंशन रखता नहीं है। तो पैरासिटिक की तरीके से भी ये खाना खा सकते हैं, जैसे हमने बोला था ना रिंग वॉर्म होता है, तो फंगस आके लग गया हाथों पे, जैसे वॉर्म एरिया तो थंब के बीच में यहाँ लग गया, है ना, तो मेरी बॉडी पे अटैच हो गया ना, एक्टोपैरासाइट हो गया, लगा रहेगा मेरे से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, तो खाना तो उसको मुझसे मिल गया, लेकिन मेरे को मारा नहीं है उसने, मेरे से धीरे धीरे खाना ले रहा है, मुझे वीक कर दिया, मुझे इरिटेट तो कर ही रहा है ना, इचिंग होती है यहाँ पे, राइट। सो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिंगवॉर्म। ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। देखो जब वो सेप्रोफिटिक थे तो हमें इस चीज का फायदा या नुकसान? नुकसान। क्यों? डिजीज कॉज कर रहे हो। बेटा सेप्रोफिटिक फॉर्म में ये फायदा नहीं है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में मदद कर रहे हैं, सेप्रोफिटिक। पैरासाइटिक। हाँ, सेप्रोफिटिक में तो फायदा है ना, सॉइल के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, सारे न्यूट्रिएंट बाहर रिलीज कर रहा है, तो अच्छा है। पैरासिटिक फॉर्म में कॉज हार्म, हमें हार्म कर रहा है, और सिम्बायोटिक फॉर्म में इसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट है किसको? ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना दे एल्गी के साथ, उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकन। हाँ, फंगाई प्लस एल्गी, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है ना लाइकन और माइकोराइजम में, तो ऐसे याद रखना कि राइजा में आर आता है ना, तो आर स्टैंड्स फॉर रूट, यानी कि प्लांट की एसोसिएशन होगी प्लांट रूट्स की विद फंगी, क्योंकि दोनों में फंगा तो आता है, तो अगर कंफ्यूजन होता है तो आर से याद रख लेना, ठीक है।
तो ये लाइकन एसोसिएशन फॉर्म में मिलता है, तो जहां पर आपको पॉल्यूशन कम होता है वहां पे बढ़िया ग्रो करते हैं ये, ठीक है। और अगर माइकोराइजल एसोसिएशन है तो पाइनस के रूट्स के साथ आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ऑर्किड्स के साथ मिलता है ये, तो वो रूट्स के साथ लगता है और उनकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट लेके उसे देता है, जैसे कि फास्फोरस, याद है? क्योंकि अब तुम्हारी 12th हो गया ना, इसलिए कुछ चीजें तो तुमको मैं ऐसे ही पूछूंगी, याद है? ना हो तो बता देना। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रिफ में, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पे चले। यस देखो मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, ऑल नहीं लिखते, ये मोस्ट लिखते हैं, वैसे ऑल बनता है पर यहाँ ऑल मोस्ट लिखा है, मोस्ट लिख लेते हैं। एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, अगर डेड सब्सटेंस से खाना बाहर डाइजेस्ट करके खा रहे हैं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफिटिक। वेरी गुड, शाबाश। सुनो, तो ये सेप्रोफिटिक होगी, ये सेप्रोफिटिक की डेफिनेशन होगी। अगर वो लिविंग प्लांट या एनिमल की बॉडी पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो दैट वुड बी पैरासिटिक। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटे। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट, अगर सिम्बायोट की तरह रह रहे हैं तो लाइकन एंड माइकोराजा उसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। क्लियर सबको? अभी तक तो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं आया, हम समझ आया, बस टर्म ही समझना था आपको, राइट। तो अगर मैं बोल दूं कि ये इसने फिंगर लेग प्रोजेक्शन निकाली, तो एक फिंगर को मैं क्या बुलाऊंगी? हाइफा। ग्रुप ऑफ फिंगर्स को हाइफे। और सारी फिंगर्स को एक साथ। अगर इसमें सेप्टा होगा तो ये कैसा फंगस है? सेप्टेट। सेप्टा ना होगा तो गुड। नाउ बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जो कंफ्यूज करेगा और जहां से सारे जो किंगडम इसके जो ग्रुप्स है ना वो ऐसे ही डिवाइड होते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, सबकी रिप्रोडक्शन में फर्क है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही है जो तंग करता है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको सीधा सीधा ना उसके ग्रुप्स के नाम दे देती है लेकिन एक्सप्लेन करनी करती, तो इसलिए इसके बाद दिमाग घूम जाता है। तो हम लोग आज उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर हम अपना जाएंगे और प्रोटिस्टा के क्वेश्चन लगाएंगे। कल आप इसको रिवाइज करके आओगे, आपको थोड़ा कमांड होगा, फिर आगे चलेंगे। तो देखो रिप्रोडक्शन कैसी है भाई, इसमें हर तरीके की रिप्रोडक्शन है। अगर कोई चीज कॉस्मोपॉलिटन है, तुमको दुनिया में हर जगह मिल रही है, एयर में मिल रही है, वाटर में मिल रही है, सॉइल में मिल रही है, भाई इसका मतलब ये है ना कि वो हर कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर पा रही है। तो अगर वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती इतना तो नहीं फैल पाती, अगर वो सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती तब थोड़ा फैल पाती। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरी हर जगह फैला है ना, वो जनरली एक तो वो कुछ भी खा सकता है और एक वो कैसे भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जनरली ये दो क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है, इसलिए मोनीरा में देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर तरीके का है, सबसे ओल्डेस्ट सेल भी तो वही है ना धरती पे। उसी तरीके से फंजाई भी कॉस्मोपॉलिटन है, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन हर तरीके का करते हैं। अब रिप्रोडक्शन हमने बचपन से क्या पढ़ा है, एक होता है वेजिटेटिव, अपने प्लांट में पढ़ा है ना, यहाँ भी आएगा। एक होता है वेजिटेटिव, इनमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव में बॉडी का कोई पार्ट रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव में तो बॉडी का कोई भी पार्ट कर सकता है, एसेक्सुअल में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सेकंड है हमारा एसेक्सुअल स्पोर्स, बनाते हैं स्पोर्स है, फंजाई की खासियत ही है वो स्पोर्स के लिए फेमस है। और तीसरा ये सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाते हैं, ठीक है। इनके गैमेट्स एक्चुअली स्पोर्स होते हैं, तो ये थर्ड बनाएंगे सेक्सुअल स्पोर्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स है और कौन से सेक्सुअल स्पोर्स है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इतना समझ आया कि इनके पास तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्लियर है? यस मैम। लिखा लिखा लिख लो साथ साथ, दिक्कत होगी नहीं तो। देखो अब इनका जो जो वेजिटेटिव है वो मैं यही समझा रही हूँ, इसी स्लाइड पे खत्म करूँ। ये छोटू सा और ये तुमको ऑलरेडी आता है। सबसे पहले है इनका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जैसे बैक्टीरिया में हुआ था एक्सीडेंटली, मान लो फंगस लगा था, गलती से उसमें प्रेशर पड़ गया, वो टूट गया। मान लो ये फंगस का माइसीलियम था, 1 2 3 सेप्टेट एसेप्टेट कोई भी हो सकता है, इस पे गलती से प्रेशर लगा तो ब्रेक हो गया, है ना, फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, हुई होगी, लग गई, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद उसको छोड़ दो, तुमको दिखाई देगा कि इसने 2 सेपरेट माइसीलियम बना लिया, अब अपनी बॉडी को आगे एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो एक्सीडेंटली फ्रेगमेंट बन गया और ईच फ्रेगमेंट ने पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, सो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। समझ आया? नेक्स्ट इज फिजन। फिजन तो बचपन से पढ़ रहे मैम। है ना। एक फंगस था
लड़ाइयाँ करता था, उसमें या दो बनाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही बना। उसने एक दिन बोला चलो दो हो जाते हैं, और दो हो गए, और फाइनली वो दो अलग से पंजाब में चेंज हो गए। ठीक है, तो फिजन क्या है कि बॉडी डिवाइड हो गई है और दो फंगस में चेंज हो गई है। ठीक है जी, तो दैट वुड बी फिजन। एकदम खराब बनाया मैंने, ऐसा लग रहा है बुलेट बना दिया मैंने ऐसे। ठीक है चलो, ओके, ये हो गया। थर्ड इज बडिंग। व्हाट इज बडिंग? मैम इसमें ना स्मॉल आउटग्रोथ होती है पेरेंट्स की बॉडी में और वो डिटैच हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करती है। यस, स्मॉल आउटग्रोथ होगी। ये आउटग्रोथ पहले यहीं पे थोड़ी बड़ी होगी, पेरेंट्स से बढ़िया से खाना वाना खाएगी, है ना? ये तुम हो, ये हम है, ये सब है। मैं तो बड़ी हुई, ये तुम हो, है ना? अभी तो पेरेंट्स के साथ ही है, फिर एक दिन तुम कॉलेज चले जाओगे, भाग जाओगे, फिर कहीं जाओगे, फिर वहां पे ग्रो करोगे, है ना? सो दिस इज बडिंग। बॉडी का एक पार्ट बाहर निकल के टूट के चेंज हो गया। ठीक है, तो दोनों तीनों केसेस में आपको न्यू सेल्स दिख रहे हैं ना? सो दिस इज अ 3 मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ फंगाई। क्लियर? यस मैम। ये बात इसने यहाँ लिखी है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन करा दो, फिजन करा दो, बडिंग करा दो। तुमसे कभी डायग्राम में नहीं पूछेंगे क्योंकि इसके स्पोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मेंशन था तो हमने कर लिया। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और उसके स्पोर्स की बात करेंगे, कौन कौन से स्पोर्स मिलते हैं। इसको ध्यान से देखना, सवाल यहाँ से आएगा। सबसे पहला लिखा उसने कोनिडिया, पहला टाइप का स्पोर है कोनिडिया। आपको याद है जब हमने 12th में फर्स्ट चैप्टर करा था, वहां पे हम लोग पढ़ते थे एक एंडोस्पोर होता था जो हमारा उसमें बनता था पॉरीफेरा में, और एक कोनिडिया था। तो बार बार ये एग्जांपल आता था, अगर भूल गए हो तो अब याद कर लो कि फंजाई में कोनिडिया बनना उसका बहुत यूनिक फीचर है। अब मुझे बताओ, मैंने कोनिडिया और कहीं पढ़ाया है? ये वर्ड कहीं सुना है? ये मैम कहाँ सुना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कहाँ सुना है तूने पागल? इसी चैप्टर में नहीं सुना? मैम इसी चैप्टर में सुना था। इसी चैप्टर में ही बोल रही हूँ मैं, कहाँ सुना था? नहीं सुना था तो नहा के आया करो, कान साफ करके आया करो। मैम बाय द मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था। किसके? फंजाई के नॉन फंजाई के? मटेरियल रिलेटेड। अभी तो पढ़ा रही हूँ मैं, नलायक को। फंजाई नहीं, और कहीं किसी ग्रुप में? प्रोटिस्टा में। बेटा दो ग्रुप थे, मोनीरा प्रोटिस्टा। एक प्रोटिस्टा तू बोलते, मोनीरा एक बोल देगा, जीत गए हैं। पता है नहीं बात क्या हो रही है, वो ढूंढ के आना। पढ़ाया तो मैंने, स्पेसिफिकली बोला था फंजाई लाइक फीचर था ये। कोनिडिया पहला स्पोर बनता स्लाइम है, मोल्ड्स में। बाद में खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, दूसरा टाइप का स्पोर इसमें बनता है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर को हम देखो, बहुत टाइप के स्पोरेंजियोस्पोर है, जिसमें से होता है ए प्लेनोस्पोर। एक नाम याद नहीं हो रहा, दो क्यों करा रहे हो? तुमको बस इतना याद रखना है कि ए प्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर को वो एक ही तरह यूज करेंगे। यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं, आगे ए प्लेनोस्पोर बार बार लिख के तंग करेंगे, तो ये है एक जैसे। क्या सिमिलैरिटी इनमें मैं तुम्हें बता दूंगी, तो उनको एक ही तरह ट्रीट करना है। और लास्ट इज जू स्पोर, ये तुमने प्लांट किंगडम में पढ़ा है। जू से एनिमल याद रखना है और एनिमल चल सकते हैं, ये बात याद रखनी है। तो एसेक्सुअल स्पोर मैंने तुमको 3 बताए। सबसे पहला कोनिडिया। कोनिडिया के बारे में जानते हैं। कोनिडिया कैसा होता है? देखो, ये तो डर जाओगे तुम। मान लो ये माइसिलियम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोनिडिया क्या होता है? एक स्पोर होता है जो इसके बिल्कुल टिप पे बनता है, ठीक है। छोटू अंदर होगा, बड़े वाले स्पोर्स थोड़े बाहर को होंगे, राइट। क्या इनमें फ्लैजिला दिख रहा है तुमको? नो मैम। फ्लैजिला नहीं है तो क्या ये मोटाइल होंगे, चल पाएंगे? नो मैम। नो मैम इमोटाइल है। ये माइसिलियम में अंदर की तरफ लगे या बाहर खुले में लगे? इनके ऊपर कोई कवरिंग दिख रही है तुमको? बाहर। हाँ, बाहर खुले में। सेल इनके पास है, सेल वॉल, लेकिन बहुत थिन है ना, बाहर और कोई कवरिंग नहीं है। इनको हमने किसी बोरी में नहीं रखा, तो दे आर एक्सोजीनस, थिन वॉल्ड होते हैं ये। अब देखो, जो माइसिलियम की तरफ एंड है, ये वाले जो हमारे पास कोनिडिया है, ये है यंग। तो जो दूर वाले है, ये है ओल्डर, ठीक है। ये बड़े ओल्ड है, यंग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे घर के आसपास घूमते रहते हैं, छठी पहन के भागते रहते हैं इधर उधर, छोटे वाले हैं। वो बड़े वाले आगे हैं, राइट। तो अगर बेस पे यंग हो और दूर ओल्ड हो, ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेसिपिटल, ठीक है। तो कोनिडिया बेसिपिटल इन अरेंजमेंट, क्लियर?
चले गए? No, ma'am. चले जाओ तो मुझे बता देना, मैं भी सो जाऊं थोड़ी देर। बोलते क्यों नहीं हो, समझ आया या नहीं? यस मैम। तो देखो Yes, ma'am. परेशान नहीं होना। देखो ये सारी पिक्चर देख के कोई तुक्का मार सकता है कौन इंडिया कौन से है? यस मैम। 1 मैम 2 Yes, 3 4 5 कौन सा है? सेकंड Two. वाला। second. देखो ये इसके माइसीलियम है जो मॉडिफाई होके स्टेरी, छोड़ो इसको, इसको भी नहीं याद करना। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगे, दीज आर द कोनिडियास, ठीक है, सो दीज आर द कोनिडिया। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा बड़ा था? नेक्स्ट कोड नेम इज, मुंह से बोलो, बोलो। Sporangiosperm. स्पोरेंजियोस्पोर या फिर एस्प्लेनोस्पोर, ठीक है। तो स्पोरेंजियोफोर या एस्प्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? ये वो स्पोर्स हैं जो मिसेलियम के अंदर बनते हैं, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ बनते हैं। तो अगर अंदर की तरफ बनेंगे तो एक्सोजेनस बोलो या एंडोजेनस? Endogenous. पर इनके पास पूंछ नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, तो क्या ये मूव कर पाएंगे? No. नो मैम। राइट। देखो 1 2 3 में से तुक्का मार के बता सकते हो कौन सा होगा? 4 Fourth. बेटा 1 2 3 बोला था। मैम थर्ड। थर्ड, राइट। देखो क्या होता है बताती हूँ, समझ गई मैं, फोर्थ क्यों बोला तुमने। देखो जो माइसीलियम होता है ना, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, और वो क्या करता है, वो अपने ऊपर एक छोटा सा ये बैग बना लेता है, ठीक है। ये छोटा सा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कवरिंग का काम करता है। तो इस कवर के अंदर आपको छोटे छोटे से ए प्लानोस्पोर्स मिलेंगे। मोटाइल नहीं है तो मैं इनको बिल्कुल पास पास होते हैं, स्पेस नहीं होती इनके बीच में। जैसे तुमको याद है पोलन ग्रेन बहुत सारे नंबर में होते हैं ना पास पास, ये वैसे पास पास होते हैं। तो एंडोजीनस का मतलब था कि इनके पास कवरिंग है। एक्चुअली एंडोजीनस एक्सोजीनस का मतलब होता है ऊपर कोई कवरिंग है या नहीं। तो कोनिडिया में अलग से कोई कवरिंग नहीं है, लेकिन इनके पास होती है कवरिंग, इसलिए हम इनको एंडोजीनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे स्पोरेंजियोस्पोर, है ना, स्पोरेंजियोस्पोर। देखो ये स्पोर है, जिस स्टॉक पे ये खड़े हैं, जैसे समझ लो ये माइसीलियम हाइफाई दिख रहा है आपको, फिंगर मेरी, यो मैम। इससे कुछ सेल्स ने एक्सटेंशन करी, बाहर से नहीं आया, इसी के सेल एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसी के सेल ने एक्सटेंशन करी और एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। इस स्ट्रेट से स्ट्रक्चर के ऊपर एक बैग लगा दो और उसके अंदर तुम स्पोर बनाओ। तो जो स्ट्रेट सी लाइन है इसको हम बुलाएंगे स्पोरेंजियोफोर। इसमें गड़बड़ हो जाती है, स्पोरेंजियोफोर, PHORE। फोर जो है वो है जो कैरी कर रहा है किसको, स्पोरेंजियोस्पोर्स को। समझ आया? यस मैम। तो कुछ मत करना, बस इस पर लाइन लगा लेना कि स्पोरेंजियोफोर वो है जिसके ऊपर जाके स्पोरेंजियोपोर्स लगेंगे, और जिस पैकेट में स्पोरेंजियोपोर लगेंगे उसे स्पोरेंजियम कहेंगे। तो वो जो थैली है जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बन रहे हैं उस थैली को हम बुलाते हैं स्पोरेंजियम। ओके, बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना, होता है, धीरे धीरे समझ आएगा, इसलिए आज इतना ही कराऊंगी, ज्यादा नहीं। लास्ट एक बार पढ़ लेते हैं, दैट इज जूस्पोर। जू से हमें एनिमल याद रखना है, एनिमल इधर से उधर भागते हैं, Yeah, ma'am. यस मैम। तो जूस्पोर मोटाइल होंगे क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होगा, और ये भी एंडोजीनस होंगे। तो कोनिडिया जूस्पोर ए प्लेनोस्पोर से अलग कैसे है भाई? सबसे अलग बात है कि वो इमोटाइल है, ये दोनों मोटाइल है। देखो कैसे, ये भी एंडोजीनस है क्योंकि इनकी भी कवरिंग है, इसकी नेमिंग नहीं आती तो तुमको परेशान नहीं होना, लेकिन ये मोटाइल है, इनमें फ्लैजिला आपको बढ़िया से दिखाई देंगे, राइट? क्लियर? Yeah, ma'am. ओके ओके, नाउ ये पिक्चर बाद में बना लेना, रिवाइज कर ले एक बार। यस मैम। Yeah, ma'am. चलो यार एक बार रिवाइज करते हैं। चलो बताओ, हम पढ़े थे फंजे, हेटेरोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक? Heterotrophic. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का पढ़ा तुमने? 3 नाम? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। क्या बात है, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, गुड। फंजाई, फंजाई की बॉडी में अगर एक सिंगल एग प्रोजेक्शन है, क्या बोलूं उसे? हाइपा। एक से ज्यादा है? हाइफी। और सारी सिंगल एग प्रोजेक्शन को एक साथ? माइसीलियम।
माइसीलियम। अलग फिंगर लेग प्रोजेक्शन में सेप्टा होगा तो सेप्टेट। 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 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप्स हैं, कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप। नेम। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। फिजन। फिजन नहीं, फिजन, ढंग से बोलो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम? ज़ूस्पोर्स, कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स एंड एल्पेनोस्पोर्स। जिसको ज़ूस्पोर सुना है? कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर एंड लास्ट इज कोनिडिया। जो मेन स्पोर है इसके लिए फंजाई फेमस है, दैट इज कोनिडिया। एक्सोजीनस होता है एंडोजीनस? एक्सोजीनस। एक्सोजीनस। मोटाइल, मोटाइल इमोटाइल? नॉन मोटाइल। इमोटाइल। मोटाइल। ठीक है, चलो, गुड, गुड जॉब, शाबाश। इट वाज डिफिकल्ट, फर्स्ट टाइम किया है उसके लिए डिफिकल्ट है भाई, वेरी गुड जॉब। अब जाने से पहले मैं तुमको एक मजे की बात बताती हूँ, ट्रिक है कि सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। ये तो एसेक्सुअल थे, बढ़िया, तुम तो कर गए यार बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। ये सेक्सुअल स्पोर्स है। देखो सेक्सुअल स्पोर्स का क्या याद रखना है, 3 टाइप के हैं, oospores, ascospores एंड बेसिडोस्पोर्स। oospores के बारे में आप ज्यादा पढ़ते नहीं, इसको हटा दो। दो में कंफ्यूजन है, एस्कोस्पोर और बेसिडोफोर। तो मुझे बताओ, बाहर जाने को हम मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूँ आउटसाइड, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बाहर। बाहर ना, यस। तो बेसिडियोस्पोर्स वो वाले स्पोर्स होते हैं जो कैसे होते हैं, एक्सोजीनस या एंडोजीनस? एक्सोजीनस। These are exogenous, ठीक है। तो बी से याद रखना, बाहर जाना एक्सोजीनस, तो ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे ना कि एस्कोस्पोर्स कैसे होंगे, एंडोजीनस, ऑपोजिट, यस। बेसिडोस्पोर्स इमोटाइल है और एस्कोस्पोर्स भी इमोटाइल है। तो अगर इनमें डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस बस यही है कि एक है एक्सोजीनस, दूसरा है एंडोजीनस, बाकी दोनों ही इमोटाइल है। क्लियर? यस मैम। बताओ फोर्थ और फिफ्थ में से एस्कोस्पोर्स कौन से? फोर्थ और फिफ्थ में से? फिफ्थ। फोर्थ। अंदर की तरफ है ना एस्कोस्पोर, देखो अंदर है, एस्कस के अंदर है, एस्कस बाद में समझोगे थैली का नाम है, इसकी थैली का नाम स्पोरेंजियम था, इसके नाम एस्कस है। और यहाँ बाहर की तरफ है ना बेसिडियोस्पोर्स, तो ये बेसिडियोस्पोर्स हो गए, राइट। तो ये कुछ थे एसेक्सुअल स्पोर्स। अब हम करेंगे कल, दैट वुड बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स, वो होंगे सॉरी, कल हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऊस्पोर के बारे में हम ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं, ठीक है जी, डन है इतना? यस मैम। यो मैम। क्वेश्चन करोगे? यो मैम। बेटा बिना पीवाईक्यू लगाने 11th का पेपर देने मत चले जाना, टेस्ट रो दोगे। जब वो तुमसे सारे टर्मिनोलॉजी मिक्स करके पूछोगे ना तो रोना आ जाएगा। तो भगवान के लिए क्वेश्चन लगा के जाए और रिवाइज करके जाए, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जब पढ़ रहे हो और रोज आ रहे हो तो यार लगा के जाओ ना क्वेश्चन, क्यों वेस्ट करते हो, राइट। सो लेट्स डू 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस, यू हैव 4 मिनट्स, स्टार्ट। I'll be back in a minute. टाइमर लगा दो मैंने, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? मैम।
वो पहले से पता था, ये तो बहुत स्टार्टिंग से ही ऐसे बता रहे थे, ये नहीं ज्यादा प्रेगनेंट था, बाहर बाहर हम जी जगह को शुरू से बताते थे, टीका ये जानिए वो बाहर जाइए बाहर हो रहे हैं, और प्रेगनेंट कैसे Okay, 2 minutes done, 2 minutes left. बेटे चले तो नहीं गए हो? यस मैम। कौन कहा से इस बार? कौन हो सकता है? अच्छा ओके, करो करो क्वेश्चन करो. Last 1 minute. Last 30 seconds. अभी ग्रुप में भेजना नहीं है. Last 15 seconds. And stop. Okay. एक बार लगा लो क्वेश्चंस प्रोटिस्टा के सेगमेंट के, उसके बाद करेंगे. जो बचेंगे वो मैं कल डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? एक बार क्वेश्चन तुम सारे लगा लो. सबका जूम इन हो रहा है ना? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? नो मैम. ठीक है. नाउ डू क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, 63 रहने दो, बहुत पुराना है और ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल डिलीटेड है, तो ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे छोड़ते हैं. 64. 1 2 3 4 4 क्वेश्चन. यू हैव 1.5 मिनट, बिकॉज लाइफ इज नॉट फेयर. जल्दी करना पड़ेगा. तो तुमको आता है, लेकिन अगर रिवाइज कर रहे हो तो आता होगा. रिवाइज नहीं कर रहे हो उसको उसको होगा ये क्या हो गया, इतने एग्जाम्पल कहाँ से आ गए? $24. $30 seconds and 1 minute left. Last 30 seconds. Okay. All right, done. 70th क्वेश्चन रहने दो क्योंकि वो दिख नहीं पाएगा.
Try 71, 72, 73, 74 and 75. 5 question, 2.5 minutes. Start. हो कि चले गए? ओके, इसके बाद डिस्कस करेंगे। शुरू बेटा, रुक जाओ सूर्यांश, रुक जाओ, मतलब चैट में आंसर भेजना, रुक जाओ, क्वेश्चन तो करो। One minute done. 1.5 minutes left. Last 45 seconds. चलो भी last 15 seconds. Stop. All right. बेटा 1.5 minute you have. Send me the answers. Chat में लिखो, फिर डिस्कस करते हैं इसे, कितने क्वेश्चंस होते हैं. So write down in the chat. Let's see किस किसने करा है. ओके, हर्ष ने करा है, श्रेयांश ने करा है. अच्छा, श्रेयांश पहले भेज दिए थे थोड़े से, ठीक. आर्यन, आर्यन एक है. कॉमेडी कर रहे हो है. परीक्षित, हेलो परीक्षित, लेट आए हो आज. शुरू के इसे तुमने एक साथ भेज दिया, गुड. कशिश, ओके. आकांक्षा, रिया. आकांक्षा बेटा 3 आंसर, रुलाओगी. वेरी गुड रिया चंदेल. गुड महक. सितेंद्र. ओके शिल्पी. आर्यन. ऑलराइट, चलो जो डिस्कस कर रही हूँ मैं. आ जाओ, आवाज आ रही है? ओके आकांक्षा, ओके प्रीति, गुड. Now, which of the following organism, आप सारे इधर देखो, which of the following organism are known as chief producer of the ocean? तो ये बात तुम हाथों पे लिख चुके हैं. chief producer कौन है? डायटम. Diatoms. Answer is B. 2018 का क्वेश्चन टेस्ट है, आ सकता है. Good. Ciliates different from all other protozoans. Ciliates वो वाले organisms है जिनके पास क्या थी बॉडी पे? हाँ, सीलिया होता था उनकी बॉडी पे, है ना. तो बाकी ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट है.
राइट। तो सीलिया से वो मूवमेंट, लोकोमोशन दोनों चीजें करते थे, खाने को अपने तरफ खींच के भी लाते थे। तो बाकी ऑर्गेनिज्म से वो कैसे डिफरेंट है, वो आपसे ये पॉइंट पूछ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पॉइंट सीलिया के लिए वैलिड हो, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस बताना है। तो सीलिया डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन, अपने ही प्रोटोजोन ग्रुप से वो डिफर करते हैं। क्यों? यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, यूज करते हैं फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। No, ma'am. हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इनके पास? No, ma'am. यो मैम। बेटा होता है, ठीक है। प्रोटोजोन्स का फीचर है कि उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, सारे प्रोटोजोन के पास है, ठीक है। दे डू हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट। लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है डिफरेंस। सब प्रोटोजोन के पास है तो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो सीलिया अलग कैसे हुआ, है ना। तो ये भी सही आंसर नहीं हुआ मेरे लिए। स्टेटमेंट सही है लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो ये खतरनाक क्वेश्चन था, और 2018 में दोनों क्वेश्चन एक ही पार्ट से आए हैं। तो देखो ये चैप्टर की वेटेज। नाउ यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रेम, यूज करते हैं सूडोपोडिया? ऐसे हाथ कौन फैलाता था? नो मैम। I'm a Me, boy. ma'am. Having two नहीं। type of nuclei, yes, they have two type of nuclei। सही बताना था, सही ये है कि इसके बाद दो टाइप के न्यूक्लियस है, और ये इसका यूनिक फीचर है और किसी प्रोटोजोन में नहीं है। देखो एक इसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा किडनी शेप होता है, पिन शेप, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, बड़े वाला न्यूक्लियस। और एक इसके पास न्यूक्लियस होता है जो इसका छोटू होता है, और ये मैक्रो न्यूक्लियस के पास ऑलमोस्ट अटैच सा होता है, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटोजोन की खासियत है, सिलिएटेड प्रोटोजोन स्पेशली। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है? मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस की एक्टिविटी में फर्क है। दे आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। जैसे ऑर्गेनिज्म को अब इस सेल को रिप्रोड्यूस करना है, इस तरीके के सिग्नल, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन माइक्रो न्यूक्लियस कराएगा, ठीक है। इसने करानी है कि किस तरीके से सेल डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिवाइड होगा, ऑर्गेनेल्स डिवाइड होंगे, इसके अंदर जो भी छोटा सा मटेरियल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है भी नहीं है ये, राइट। तो वो सारी डिसीजन माइक्रो न्यूक्लियस करेगा। तो मैक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा? मैक्रो न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, तो पहले तो ये किडनी शेप है, किडनी या बिन शेप। दूसरा मैक्रो है मतलब साइज बड़ा है, बिगर। और इसका काम क्या है? बाकी घरेलू चीजें देखना। जैसे सेल के अंदर सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ना, तो ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म को घुमाएगा। सेल के अंदर खाना आ रहा है, उसकी डाइजेशन करानी, उसको तोड़ना है, उसके सिग्नल ये देगा। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल ये भी सिग्नल देगा, है ना, मैक्रो न्यूक्लियस है ये। और सेल को वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकना है, तो ये भी सिग्नल मैक्रो न्यूक्लियस देगा। तो गिव सिग्नल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है जी, Yeah, ma'am. राइट। सो ये था हमारा हैविंग टू न्यूक्लियर, इसकी डिटेल। चलो आंसर इज डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत ढूंढो। लेट्स से करेंगे। The walls of diatom are easily destructible। diatom की जो बॉल होती है वो आराम से टूट जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। No, ma'am. No, no मैम। इससे बच जाती है सीलिया। सिलिका। Silica. सीलिया या सिलिका। diatom is earth is formed by the cell wall of diatom। सही बात है, सेल वॉल से बनती है Yeah, diatom। ये एनसीईआरटी की लाइन है। diatoms are chief producer of the ocean, ये तो हमें पता है। diatom माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये पैसिवली मतलब बिना किसी एफर्ट के, किसी एनर्जी यूज Yes, के ma'am. पैसिवली पानी में फ्लोट करते रहते हैं। Yeah, No, ma'am. मैम। यस, Yes, मैम। स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्लैंक्टन्स होते हैं ना। तो मुझे ढूंढना था गलत, आंसर वुड बी ए। A. वेरी गुड, ए। नेक्स्ट, यो मैम। क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स रोते हैं कि उनको बहुत खाना बनाना पड़ता है। यूग्लिनोइड तो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। डाइनोफ्लेगेलेट दो फ्लैजिला वाले, एंड स्लिम मोल्ड, स्लिमी आर इंक्लूडेड। कौन से किंगडम से है ये? प्रोटिस्टा। देखो 2016 का है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना बेसिक है ना, तो अगर आप बार बार उसको पढ़ते रहोगे तो आपको एग्जांपल याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। जब मैं प्लांट और एनिमल किंगडम कराऊंगी ना, तब भूलना स्टार्ट होता है ये। तो मेक श्योर आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। चलो, in which group of organism the cell wall form two thin overlapping shell which fit together। दो सेल वॉल की शेल है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिट हो जाती है। इसमें मिलता है आपको ये क्राइसोफाइट्स। Chrysophytes. क्राइसोफाइट्स। इससे तो डायग्राम बनती है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। आंसर इज सी। Which of the following organism is not a eukaryote? जो यूकैरियोट नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा एक ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ग्रुप है? Monera. मोनेरा। कौन सा टेम्पल इसमें से मोनेरा का?
E. coli. E. coli, that is Escherichia coli है सबसे कॉमन बैक्टीरिया। आंसर वुड बी बी। ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। अब अगर तुमको एग्जांपल नहीं भी पता फिर भी तुम इसमें रूल आउट कर सकते हो। मुझे बता दो इसमें से थायरोबैसिलस, बैसिलस किसके साथ पढ़ते हो? बैसिलस शेप बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। एनाबिना ये तो तुमने पढ़ा है, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोपस तुमने नहीं पढ़ा है, दिस इज अ फंगस। लेकिन तुमको इतना तो पता था ना बैक्टीरिया फंगस में से कोई है, तो तुमको ये तो पता था स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल है, तो आंसर वुड बी ई। तो ये होता है रूल आउट करना। कभी कभार आपको सही आंसर नहीं पता होता लेकिन आपको ये पता होता है बाकी गलत कैसे है। इसका पता नहीं होता ना ये डिसीजन सही है या नहीं, लेकिन तुमको पता है बाकी सारे डिसीजन गलत कैसे है, राइट। सो ये रूल आउट करने का तरीका होता है। आपको बेशक फाइसेरम नहीं पता था लेकिन आपको थायोबैसिलस स्लाइम मोल्ड नहीं है, एनाबिना स्लाइम मोल्ड नहीं है, राइजोपस आप बैक्टीरिया और फंगाई में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बहुत ऑब्वियस था कि फाइसेरम इसका आंसर बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है ना, टाइम सही है अभी तो। चलो 64। When a fresh water protozoan possessing a contractile vacuole, एक फ्रेश वाटर का प्रोटोजोन है, ठीक है, फ्रेश वाटर में, और उसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, क्योंकि मैंने अभी बताया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं प्रोटोजोन में। इसको तुमने एक ग्लास कंटेनर में रखा जिसमें नमकीन पानी है, तो वैक्यूल के साथ क्या होगा? तो देखो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इसका काम क्या होता है, क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। ऑस्मोलैरिटी होती क्या है? कंसंट्रेशन मेंटेन करता है सॉल्यूट। हाँ, आयन कॉन्सेंट्रेशन, कितने सोडियम कितने पोटेशियम, हम सबके अंदर भी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, हमारी बॉडी करती है। प्रोटोजोन में स्पेसिफिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ठीक है। जब ज्यादा आयन हो जाए ये अपने अंदर छुपा के रख लेते हैं। अगर सेल में ज्यादा पानी हो जाए तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसको स्टोर करके रख लेता है, ठीक है, सेल को नहीं कुछ नुकसान होने देता, ठीक है, क्योंकि अगर सेल में ज्यादा पानी होगा पूरा फट जाएगा ना, तो मेंटेन करने में मदद करता है। अभी तुमसे क्या बोल रहा है, कंडीशन इज, कहाँ गया यार, मैंने बनाया तो था फिर, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बनाते हैं। तो कंडीशन है, मुझे पता नहीं आप लोगों को ये टॉपिक आता है नहीं है, नहीं देख लेते हैं। एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्वेंट कह लो, इसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया, इसके अंदर आपने सेल डाला, सेल के अंदर भी सॉल्यूट है। अगर सेल और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट सेम है तो वाटर की मूवमेंट कहाँ होती है? सेल के अंदर है सेल के बाहर? सेल के अंदर जितने सॉल्यूट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है सॉल्यूशन के सॉल्यूट जितनी। नमक डाल दिया तुमने तो वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी? नो मूवमेंट। नो मूवमेंट। वाटर वैसे मूव करता है पर इक्वल अमाउंट में दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो याद रखना वाटर मूव्स टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जहां पर भी सोल्यूट ज्यादा होगा ना, सोडियम पोटेशियम कोई भी आयन ज्यादा होगा ना, पानी हमेशा आयन के पीछे जाता है और उसका फेवरेट आयन वैसे सोडियम है, अब यूरिन वाले सिस्टम में पढ़ोगे, खैर। तो वाटर मूव टुवर्ड्स द हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख के, इस वाले में तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, टेक्निकली हम ये बोल सकते हैं नो मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट। जितना पानी बाहर जाता है उतना ही अंदर जाता है, इसलिए नो नेट मूवमेंट आंसर आता है। नेक्स्ट समझ के देखते हैं, ये समझ गए तो फिर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मान लो ये भी सॉल्यूशन है और इसके अंदर बहुत सारे आयन्स हैं, तो बहुत सारे सॉल्ट पार्टिकल है ना, तो बहुत सारे सॉल्ट पार्टिकल आपको मैरीन एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, नमकीन पानी। अब इसके अंदर तुमने प्रोटोजोन डाल दिया विच इज अ सेल, ठीक है, उसके अंदर का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, बात तो ये यही कर रहा है ना सॉल्यूट की, तो तुमने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर कंपैरेटिवली कम आयन है। तो मुझे बताओ पानी कहाँ मूव करेगा, सेल से बाहर की तरफ या बाहर से सेल की तरफ? सेल से बाहर की तरफ। हाँ, वाटर मूव आउट। अगर बाहर की तरफ मूव कर गया वाटर तो तुमको सेल थोड़ी देर में कैसी शेप में दिखाई देगा? डिक्रीज हो जाएगी साइज, है ना, छू तो से पिचुक जाएगा ना, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि ये पिचक गया, राइट। अब सेम चीज वो पूछ रहा है, इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन को अगर तुम नमकीन पानी में रख दोगे तो नमकीन पानी में उसका सारा पानी बाहर निकल जाएगा और उसका साइज कैसा हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। आंसर वुड बी डी, क्लियर?
Yes, ma'am. Yeah, ma'am. चलो बाकी के क्वेश्चन हम लोग फिर कल करेंगे और कल फंजा रिवाइज करके आना। चलो पोल लगा दो, करोगे पोल? पोल करो, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ध्यान से करना, क्वेश्चन है बैक्टीरिया से रिलेटेड। अच्छा ऐसे दिखता है पोल। ओके तुमको आंसर नहीं दिखता है। चलो अभी पोल करो, आंसर करो, मैं आंसर बता देती हूँ। ओके एक आ गया हमें करेक्ट आंसर। बेटा कैसे एक इनकरेक्ट आ सकता है? ये पॉइंट तो मैंने आज ही पढ़ा है। कंफ्यूज हो गए? गुड। हम्म give me 15 votes।